इमेजिन करो आप एक पार्क में एक बेंच में आराम से बैठे और तभी आपके साथ बैठा हुआ ब्लाइंड पर्सन आपसे पूछता है कि भाई मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम को मेरे लिए डिस्क्राइब कर सकते हो, लाइक बाहर क्या चल रहा है। इस पर आप कहोगे कि चलो ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। शाम हो गई है, आसमान ऑरेंज सा है, इस पे बादल किसी रूही की तरह दिखाई दे रहे हैं। इसी पर वो आदमी आपको रोकता है और पूछता है कि ऑरेंज ऑरेंज का क्या मतलब होता है। और फिर तभी आपको ख्याल आता है कि हाँ ये तो बर्थ से ही ब्लाइंड है, तो इसको तो ऑरेंज का मतलब ही नहीं पता। फिर भी आप इसको एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हो कि ऑरेंज एक वार्म कलर है, जैसे आग वार्म होती है, दैट सॉर्ट ऑफ कलर है ये। इससे वो आप फिर एक और क्वेश्चन करता है, लाइक ऑरेंज तो मेरे हिसाब से एक फल का नाम है लेकिन वो तो गर्म नहीं होता, तो आप किस ऑरेंज की बात कर रहे हो। नाउ आई नो अब हमारी ऑडियंस इसे एटम और फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके उसे डिटेल में एक्सप्लेन करेगी। अब उसे ऐसे समझाना और भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसने कभी एटम या फ्रीक्वेंसी को फील ही नहीं किया। अब इसी पर आप थक कर उससे पूछते हो कि आपके दिमाग में क्या इमेज चल रही है, और वो बंदा रिप्लाई में कहता है नथिंग। और इस पर आप शॉक हो जाते हो क्योंकि जब आप या मैं हम लोग जब आंखें बंद करते हैं तो हमें नथिंग नहीं दिखाई देता, हम जो सोचते हैं हमें उसकी इमेज दिखाई दे रही होती है ना। नाउ हियर इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखो आप और वो आदमी दोनों ही इंसान है, फिर सिर्फ एक सेंसरी ऑर्गन ना होने की वजह से उस यूनिवर्स की रियलिटी हमेशा बिल्कुल अलग महसूस होती है। वो चीज़ों को किसी और पर्सपेक्टिव से देख रहा होता है और हम किसी और से। इन शॉर्ट सब्जेक्टिव रियलिटी है, आप लोग भी जानते हो। फिर सिर्फ एक सेंसर ना होने से इतना डिफरेंस होता है, और यही सेम चीज़ होती है स्पेस एंड टाइम की परसेप्शन। लाइक स्पेस एंड टाइम का कंसेप्ट हर एक के लिए अलग है, एंड डू यू नो इस पर हजारों सालों से एक अनसेटल्ड डिबेट चल रही है। इसकी एक तरफ एब्सोल्यूटिज्म है जिस पर फिलोसफी ये कहती है कि स्पेस एंड टाइम फिक्स्ड है, एंड दूसरी तरफ रेशनलिज्म है जो ये कहती है कि स्पेस एंड टाइम पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। सो फ्रेंड्स, अब आता है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के दोनों भी पर्सपेक्टिव्स में, दोनों भी फिलोसफीज में कौन सी फिलोसफी प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है। वेल, अगर आपके पास इसका जवाब है तो कमेंट्स में लिख दें, अगर नहीं है तो लेट्स इन्वेस्टिगेट। वेल गाइस, सिनेरियो कुछ ऐसा कि साइंटिफिकल एंड फिलोसफिकल से पहले ही ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। एब्सोल्यूटिज्म के सपोर्टर्स का ये कहना था कि यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग स्पेस एंड टाइम इक्वल है। मिसाल के तौर पर कलर्स हमें एक जैसे दिखाई देते, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे कोई कलर ब्लू दिख रहा है तो आपको भी वो कलर ब्लू ही दिखेगा। बट यू नो व्हाट, ऐसा नहीं है। दुनिया में हर एक इंसान को ये कलर येलो भी दिखेगा, और इनफैक्ट 12 में से एक इंसान को कलर ब्लाइंडनेस की वजह से कोई ना कोई कलर आपके कंपैरिजन में दूसरा ही दिखेगा। इन्हें रियलिटी आपकी रियलिटी से अलग दिखाई दे रही है। सो बाय द वे, रिलेशनलिज्म प्रोफेशनलिज्म से भी दिखता है। अब कलर्स जो लाइट से पैदा होते हैं वो भी एक स्पेशल एंटिटी है। रिलेशनलिज्म का ये कहना है कि अल्टीमेट स्पेस एंड टाइम सबके लिए अलग अलग ही हैं, क्योंकि वो भी हर एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट यूनिक ऑब्जर्वर के लिए यूनिक है, क्योंकि वो उनके यूनिक पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। 16th सेंचुरी के फिलोसफर स्लैश मैथमेटिशियन रेने डिकार्ट एब्सोल्यूटिज्म के सपोर्टर थे, क्योंकि वो माना करते थे कि मैथ के थ्रू रियलिटिज्म को समझा जा सकता है। उन्होंने यूनिवर्स को 3D ग्राफ में कंसीडर किया और उस पर नेचर के दिखने वाले अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को इस 3D ग्राफ पर प्लॉट किया। अब क्योंकि सारी चीज़ें बिना यूनिवर्स के रूल्स को डिस्टर्ब किए बगैर ग्राफ पे प्लॉट हो रही थी, इससे डिकार्ट ने ये कंक्लूड किया कि यूनिवर्स और उसके अंदर मौजूद दोनों ही एब्सोल्यूट हैं। और उसे जानकर एब्सोल्यूटिज्म ये लाइमलाइट बिलीफ में आ गई, और इस बिलीफ को और भी ज़्यादा पावर पुश तब मिला जब न्यूटन ने डिकार्ट्स के कोऑर्डिनेट को यूज़ करके अपने लॉज ऑफ मोशन की थ्योरी डिराइव की और प्रूव कर दिया कि स्पेस के साथ साथ टाइम भी एब्सोल्यूट है। न्यूटन का ये कहना था कि 3D स्पेस में मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो जिस भी डायरेक्शन में मूव करते हैं टाइम उनके हिसाब से मूव नहीं करता, और वो हमेशा इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहेंगे और वो भी फिक्स्ड है। अब यही सोच स्पेस और टाइम को लेकर कई सालों तक चलती रही, बट द न्यूटन ने यहाँ थोड़ा सा पंगा ले लिया। उन्होंने कैलकुलस को इजाद कर एब्सोल्यूटिज्म पर ही सवाल पैदा कर दिया। दरअसल न्यूटन जिस कैलकुलस को इजाद करने के लिए जाने जाते हैं वो जर्मन पॉलीमैथ गोटफ्राइड लेबनीज ने किया, लेकिन न्यूटन उस समय के जाने वाले मैथमेटिशियन और फिजिक्स होने की वजह से उस चीज़ का सारा क्रेडिट न्यूटन को जाता। न्यूटन को काउंटर करने के लिए लेबनीज ने एब्सोल्यूटिज्म के ऑपोजिट रिलेशनलिज्म को सपोर्ट किया और ऐसी थ्योरी रखी
ओके, इससे इंस्पायर होकर आइंस्टाइन ने अपने आप को लेबनीज़ियन आप मानने लगे। लेबनीज़ ने एग्जैक्टली क्या कहा था? देखो, लेबनीज़ मानते थे कि स्पेस पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है और स्पेस मोनाड्स नाम के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मान लो कि ये कुछ पार्टिकल्स हैं। न्यूटन का ये कहना था कि ये पार्टिकल्स स्पेस में भर रहे हैं और इनका पोजीशन स्पेस में एक ओरिजिन और एक रेफरेंस एक्सिस बनाकर बनाया जा सकता है। लेकिन वहीं पर लेबनीज़ का पर्सपेक्टिव ये था कि इन पार्टिकल्स के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। इससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी रिपेल कर के देखें तो ऐसा लगेगा कि ये स्पेस में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और इसलिए स्पेस एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन इस आइडिया को किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि 19th सेंचुरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिस पर वर्क हुआ, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स थी। अब ये वेव्स ऑब्वियसली किसी चीज़ के मीडियम में ही ट्रैवल करेंगी, लाइक स्पेस। कुछ वक्त के लिए रिलेशनलिज्म का ये कंसेप्ट फिर से बैकफुट पर चला गया। एंड अगेन न्यूटन की थ्योरी पर बिलीव करने वाले लोग कि स्पेस एग्जिस्ट करते वापस से इस कंसेप्ट पे बिलीव करने लगे विदाउट द नीड ऑफ एनी पार्टिकल। अगले ही सेंचुरी की शुरुआत में आइंस्टाइन ने फिर से यहाँ पासा पलट दिया। 20th सेंचुरी की शुरुआत में आइबॉट आइंस्टाइन ने ये प्रूव किया कि स्पेस टाइम एक सिंगल एंटिटी है जो एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर हम स्पेस में मूव करेंगे तो टाइम स्लो होगा और साथ ही स्पेस में रैप होगा। और ये ही आइबॉट आइंस्टाइन की थ्योरी है, एक दूसरे के लिए रिलेटिव है और एक अलग अलग लोगों के लिए अलग है। इससे अगेन रिलेशनलिज्म की पकड़ वापस आ गई और न्यूटन के एब्सोल्यूटिज्म स्पेस टाइम भी खत्म हो गया। लेकिन आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में एक नया कंसेप्ट को यूज किया था, रिलेटिविटी, जो था ग्रेविटेशनल फील्ड का कंसेप्ट। और जैसे हमने पहले भी जाना कि फील्ड के एग्जिस्ट करने के लिए एक मीडियम यानी स्पेस में एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आइंस्टाइन की रिलेटिविटी ने एब्सोल्यूटिज्म और रिलेशनलिज्म के बिल्कुल बीच में लैंड किया। यानी अभी भी क्वेश्चन यही था कि स्पेस और स्पेस टाइम रियल है या अनरियल। आई नो आप ये सोच रहे होंगे कि आइंस्टाइन एक्सपर्ट एक फाइनल वर्डिंग दे नहीं पा रहा, तो कौन से फिलोसफी कन्वर्ट करेगी, ये कैसे पता चलेगा? अब यहाँ पर एंट्री होती है द इमर्जेंस थ्योरी की। बेसिकली ये एक ऐसी थ्योरी है जो प्रूफ करके फ्यूचर और पास्ट दोनों के साथ एग्जिस्ट करती है। क्योंकि रिसेंटली लॉ साइंटिस्ट ने जब इस थ्योरी के मादे को समझा, तब इन्हें पता चला कि रियलिटी या स्पेस टाइम बस हमारे दिमाग के ऊपर है। वेट, लेट मी एक्सप्लेन यू। बेसिकली क्रिस्टलिक पैटर्न होते हैं जो एक सेल के रिपीट होने से होते हैं। यहाँ देखें, यह है क्रिस्टल लैटिस का मॉडल। ये देखने में सिमेट्रिक है। अगर इसके 2D शेडो पर ध्यान दें तो वो एसिमेट्रिकल है। उस एसिमेट्रिकल पैटर्न को क्वाजी क्रिस्टल कहते हैं। और इमर्जेंस थ्योरी का भी यही मानना है कि हमारा यूनिवर्स भी 8 डायमेंशनल क्रिस्टल का 3D प्रोजेक्शन है, जिसका बेसिक यूनिट एक टेट्राहेड्रॉन है। और इस टेट्राहेड्रॉन की एक साइड की लेंथ जो इसकी लेंथ ब्लैंक जितना है, जो कि हमारे स्टैंडर्ड मॉडल के 10⁻⁻16 टाइम छोटा है। इस टेट्राहेड्रॉन के अलग अलग पैटर्न्स में अरेंज होने वाले फंडामेंटल पार्टिकल्स बने हुए हैं और फिर पूरा यूनिवर्स। पर फ्रेंड्स, सवाल ये है कि इन की अलग अलग अरेंजमेंट की आपस में आखिर वजह क्या है? You won't believe. The answer is your consciousness. क्योंकि देखो, ये पूरा वर्ड और इन्हें बनाने वाले ये टेट्राहेड्रॉन्स महज इंफॉर्मेशन है और बेसिक डेफिनेशन की इंफॉर्मेशन है वो कोई भी चीज़ जिसका कुछ मीनिंग हो और वो हमें सिमुलेट कर सके। अब ऐसे में मीनिंग को समझने के लिए नेचर का कोई भी सिंबल का पैटर्न हो सकता है, जिन्हें हम समझने के लिए किसी सिंबल या पैटर्न को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल, बताओ ये क्या है? वेल, वाई क्यों नहीं है? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने कंपेयर किया है कि यहाँ लाइन नहीं है, तो कंपैरिजन करने के लिए चॉइस चाहिए होती है। अब इस तरह के जो सिर्फ कॉन्शियसनेस से ही आती है। कॉन्शियसनेस एक एक्टिव प्रोसेस है।
ये पैसिव प्रोसेस नहीं है, मतलब रियलिटी सिर्फ हमारी कॉन्शियसनेस से ही आती है। और इमरजेंस थियरी के साइंटिस्ट हवा में ये बात नहीं कर रहे, ये थियरी हर चीज़ को नज़र में रख कर डेवलप की गई है। ये साइंटिस्ट क्वांटम मैकेनिक्स के एक्सपर्ट्स के बेसिक में यूं आई, जिसे 2022 में नोबेल प्राइज भी मिला था क्वांटम इंटेलिजेंट के बेसिस पर। थ्योरी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग थ्योरी है, कंपीटिंग थ्योरी है। इसके अलावा एक और थ्योरी है जो है सिमुलेशन थ्योरी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेटिव स्टेट और क्वांटम के स्टैंड पॉइंट्स के बेसिस पर दावा कर रही है कि स्पेस और टाइम रियल नहीं है बल्कि रिलेशनल है। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स देती है, क्योंकि साइंटिस्ट ने हीलियम तक सही तरीके से भी सिमुलेट कर लिया है। एटम मतलब आने वाले दिनों में मे बी वो मॉलिक्यूल्स ऑब्जेक्ट इनफैक्ट ब्रेन को भी सिमुलेट कर सकते हैं और प्रूफ कर सकते हैं कि शायद हम एक सिमुलेटेड वर्ल्ड का ही हिस्सा हैं। वेल फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर अगर आपको वीडियो देखकर कुछ भी नया सीखने को मिला है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। सो टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।